गहराइयों में डूबे समुद्र की चुप्पी को अचानक एक हलचल तोड़ती है और उसी रहस्यमय हलचल के बीच पानी से बाहर आता है एक चेहरा, एक अमर योद्धा जिसका नाम है क्विन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये क्विन वहां पर पहुंची कैसे और क्विन की कहानी की शुरुआत कहां से हुई। इस रहस्य का जवाब छुपा है इस कहानी के पहले हिस्से में, जिसे हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपसे वो पार्ट मिस हुआ है तो प्लीज उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वहां से खुलता है इस पूरी गाथा का असली सिरा। अब क्विन को बाहर लाने वाला शख्स कोई भी आम इंसान नहीं था, बल्कि वो खुद भी एक अमर योद्धा था। अब ये नया योद्धा कौन है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सीन अब शिफ्ट होता है उन अमर योद्धाओं की ओर जो इस मिशन के असली हीरोज हैं। सबसे पहले है नाइल, जो इस टीम की सबसे नई सदस्य है। फिर आती है एंडी, जो वही योद्धा है जो इस ग्रुप की सबसे पुरानी और सबसे अनुभवी लीडर है। इनके साथ जुड़ते हैं बाकी साथी जैसे बुकर, जो, निकी और संपर्क सूत्र के तौर पर कूपले। इस बार ये सब एक खतरनाक ऑपरेशन पर निकलते हैं। उनका लक्ष्य है एक बेहद ताकतवर, अमीर और वेपन डीलर जो एक रहस्यमय सौदे को अंजाम देने जा रहा है। इन योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अमर हैं। ये लोग चाहे जितनी भी बुरी तरह घायल क्यों ना हो जाए, इनको गोली लगे, तलवार चले या इनकी हड्डियां टूट जाए, कुछ ही पलों में उनका शरीर खुद ब खुद हील हो जाता है। यही वजह है कि ये योद्धा पिछले हजारों सालों से जीवित हैं, जबकि एंडी की उम्र तो 5000 साल से भी ज्यादा है। लेकिन इतने लंबे समय तक जिंदा रहने का एक नियम इन्होंने खुद बना लिया है। हर कुछ डिकेड्स में इन्हें अपनी पहचान बदलनी होती है, अपनी लोकेशन छोड़नी होती है, ताकि कोई ये ना जान सके कि ये वाकई अमर है। और इसी गुमनामी की ओट में ये लोग दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का अंत करते हैं। कुछ समय पहले कोपले के साथ इनका एक समझौता हुआ था। वो इन्हें उन लोगों की जानकारी देगा जो इंसानियत के लिए खतरा है, और ये अमर योद्धा चुपचाप उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन एक कड़ी शर्त थी, इनकी मौजूदगी का कोई भी सबूत जमीन, पानी या हवा में नहीं बचना चाहिए। अब मिशन का सेंटर एक आदमी है जिसका नाम है कॉनरेड। वो एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर है जो इस बार किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक बड़ी डील करने वाला है। ये सौदा इतना खतरनाक था कि अगर समय रहते इसको ना रोका जाता तो दुनिया में तबाही तय थी। यही वजह थी कि कोपले ने एंडी और उनकी टीम को एक बार फिर एक्टिवेट किया। अब जब मिशन शुरू होता है तो पूरी टीम एक्शन में उतर जाती है। हमला करने के लिए जो और निकी अलग अलग कारों में बैठकर एंट्री लेते ताकि दुश्मनों का ध्यान बच सके। लेकिन इसी दौरान एक मुश्किल मोड़ आता है। निकी के पैर में गोली लग जाती है। चोट इतनी गहरी होती है कि उसका पैर लगभग टूट ही जाता है। मगर यही तो इनकी ताकत है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में वो पैर फिर से जुड़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी ओर एंडी और कोपले अंदर कैसल में घुसकर तबाही मचा रहे होते हैं। एक के बाद एक दुश्मन को गिराते जा रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एंडी महसूस करती है कि अब उसकी पावर्स काम नहीं कर रही है। उसके घाव अब अपने आप ठीक नहीं हो रहे हैं। ये वो डर है जो हर अमर योद्धा के दिल में छुपा होता है। वो पल जब उनकी अमरता चुपचाप खत्म हो जाती है और अगली मौत आखिरी साबित होती है। इसके बावजूद भी उनकी टीम डगमगाती नहीं है। वो लड़ते रहते हैं और एंड में कॉनरेड को मार देते हैं। नाइल, जो अभी हाल ही में इस ग्रुप में शामिल हुई है, वो पहली बार किसी बड़े मिशन पर गई थी, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। वो पूरी बहादुरी और समझदारी के साथ लड़ी। इनकी टीम का एक अजीब सा रिवाज है, हर मिशन के बाद वो उस जगह से कोई न कोई चीज यादगार के तौर पर उठा लेते हैं। इस बार नाइल ने भी अपनी एक खास चीज चुनी, एक हथियार जो अब उसका साथी बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे बाकी योद्धाओं के पास अपने अपने वेपन्स हैं। मिशन पूरा होने के बाद पूरी टीम क्रोएशिया के एक शांत और सुंदर इलाके में बैठकर डिनर कर रही होती है। वहाँ कोपले का काम होता है कि उन्होंने जो भी तबाही मचाई है उसका एक भी सबूत बाहर की दुनिया तक ना पहुँचे, ना कोई न्यूज चैनल उसको दिखाए, ना ही लोकल लोग कुछ जान पाए। तभी कोपले के पास एक बेहद अहम जानकारी आती है। कॉनरेड की जिस अनजान महिला से डील होनी थी, उसका चेहरा एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो चुका था। और जैसे वो तस्वीर सामने आती है, नाइल की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ये औरत वही औरत थी जिसे उसने कई बार अपने सपनों में देखा है। एंडी ये सुनकर चौंक जाती है। वो पूछती है, तुमने क्या देखा? नाइल जवाब देती है कि एक पुरानी लाइब्रेरी
काफी धूल भरी और खामोश। वहाँ ये औरत अंदर दाखिल होती है। वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद होता है। वो चुपचाप उसको चाकू मार देती है, कुछ किताबें उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इसके आगे क्या हुआ मुझको नहीं पता। अब कहानी एक नए रास्ते की ओर मुड़ती है। कोपले इस अनजान औरत की तलाश में अपनी पूरी टीम को लगा देता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है जब बुकर को अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। क्योंकि वो भी अमर है, उसे मारा तो नहीं जा सकता था, इसीलिए टीम ने फैसला किया था कि उसे 100 सालों के लिए इस टीम से बाहर कर दिया जाएगा। ये सजा शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी। अकेलापन, उन दोस्तों से दूर जिनके साथ उसने सदियों तक लड़ाइयां लड़ी थी। जब बुकर अकेला अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसका सामना होता है क्विन से, वही योद्धा जो एंडी को मिली थी सबसे पहले जब उनकी ये अमर यात्रा शुरू हुई थी। एंडी को अक्सर सबसे पुराना अमर योद्धा माना जाता है, लेकिन क्विन का कहना है कि उनकी जानकारी अधूरी है। उसके मुताबिक एंडी और वो खुद तो पुराने हैं, मगर उनसे भी पहले 2 और अमर योद्धा धरती पर थे जिनके बारे में शायद टीम को पता ही नहीं था। क्विन बुकर को एक प्रस्ताव देती है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सीन कट होता है बाकी अमर योद्धाओं के ऊपर, जो अपने पिछले मिशन की थकान के बाद कुछ सुकून भरे पल बिताने का मन बना चुके हैं। सब तय करते हैं कि अब थोड़ा समय अकेले बिताया जाए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर, ताकि भागदौड़ भरी इस जिंदगी से थोड़ी सी उनको राहत मिल सके। इस बार कुछ अलग हुआ। जो कभी निकी को अलविदा नहीं कहता था, अचानक बिना कुछ बताए निकल जाता है। निकी को उसके ऊपर शक होता है, इसीलिए वो नाइल को साथ लेकर जो के पीछे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों सीधे पहुंचते हैं पेरिस, फ्रांस की गलियों में, जहां पर उन्हें एहसास होता है कि जो बुकर से पिछले कई महीनों से सीक्रेटली कांटेक्ट में था। अब सीन दोबारा बुकर पर शिफ्ट होता है, जो इस वक्त क्विन के साथ बैठा होता है। क्विन उसको बताती है कि जो सबसे पुरानी अमर आत्मा है उसका नाम है द्रासिका। हर युग में उसने अपनी पहचान बदली है और इस सदी में उसने खुद को डिस्कॉर्ड कहना शुरू कर दिया है। वही डिस्कॉर्ड जिसने क्विन को ढूंढ निकाला, उसे पानी की कैद से आजाद किया और अब एक बड़ा मिशन शुरू कर रही है। क्विन का ताना भी तीखा था, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें भुला दिया, पर डिस्कॉर्ड ने मुझको ढूंढा। अब मैं उसके साथ हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। बुकर थोड़ा ठहरकर जवाब देता है। वो कहता है कि मैं पहले भी एक बार अपनी टीम से गद्दारी कर चुका हूँ और दोबारा ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। चाहे मैं उनके साथ ना रहूं, पर मैं उनके खिलाफ अब कभी नहीं जाऊंगा। क्विन उसको एक आखिरी चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, सोच लो बुकर। उधर दूसरी ओर जो और निकी सोच में पड़ जाते। आखिर बुकर कर क्या रहा है? उन्हें लगता है कि अब इस बात की खबर एंडी तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन इस वक्त एंडी और कोपले दोनों टोक्यो में हैं। वो एक बेहद खास शख्स से मिलने गए हैं जिसका नाम है तुआ। तुआ कोई आम आदमी नहीं था, वो एक गुप्त और प्राचीन लाइब्रेरी का संरक्षक है। ये जगह सालों से छुपी हुई है और यहाँ हर जानकारी मौजूद है जो दुनिया में अमर योद्धाओं के बारे में कभी इकट्ठा की गई होगी। तुआ ने अपने जीवन के लगभग 2500 साल इसी काम में लगा दिए हैं। जितनी भी किताबें छपी, लेख लिखे गए, डाक वेब से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक, जो भी उसको सुराग मिले, उन सब को उसने सुरक्षित जगह पर इकट्ठा कर रखा है। वो जानता है कि हर सदी में इन अमर योद्धाओं ने क्या किया, कैसे उन्होंने सभ्यताओं को बचाया, कौन से धर्मों को सहारा दिया और किन अदृश्य युद्धों में हिस्सा लिया। एंडी को डर है कि शायद अब उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। वो तुआ को बताती है कि हाल ही में नाइल ने एक ऐसे इंसान को देखा है जो उन्हीं की तरह अमर है, लेकिन टीम में से कोई उसको नहीं जानता है। तुआ बिना झिझके जवाब देता है। वो कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि द्रासिका है, वही जो अब खुद को डिस्कॉर्ड कहती है। कोपले फौरन बोल पड़ता है कि ये क्या अजीब नाम है, और इसी पल एक हल्का सा मोमेंट आता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सभी योद्धा एक बार फिर से मिलने का फैसला करते हैं। इस बार लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ टीम अब गंभीर चर्चा में लग जाती है। आखिर क्विन डिस्कॉर्ड के लिए काम क्यों कर रही है, उनका असली मकसद क्या है। बुकर आगे बढ़कर सबको बताता है कि क्विन ने एक मैसेज भेजा है, वो एंडी से अकेले मिलना चाहती है। एंडी के लिए ये काफी इमोशनल है। वो क्विन की सबसे पुरानी साथी रही है, लेकिन पिछले 500 सालों से वो उसको बचा नहीं सकी जब क्विन को समंदर में फेंक दिया गया था। अब एंडी उसी क्विन से अकेले मिलने जा रही है, शायद कुछ जवाबों के लिए और शायद कुछ पुराने जख्मों को एक बार फिर से टकराने के लिए।
अब जैसे ही एंडी अपनी अगली जर्नी के लिए निकलने वाली होती है, नाइल उसका रास्ता रोकती है। वो साफ साफ कहती है कि अब तुम्हारे पास वो अमर शक्ति नहीं बची है एंडी, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जहां तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी वादे के साथ दोनों अमर योद्धा निकल पड़ते हैं एक नई, खतरनाक लेकिन जरूरी यात्रा पर। रास्ते में सफर जितना भारी था उतना ही अंदरूनी भी था। एंडी के जहन में बार बार पुरानी यादें उभरने लगती हैं। वो जमाने जब वो क्वीन के साथ लड़ा करती थी, अलग अलग युद्ध, अनगिनत सभ्यताएं और बेपनाह तबाही के मंजर। जहां एक खास विजन में एंडी देखती है कि कैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया था और जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। वो दर्द, वो डर, सब कुछ फिर से उसके आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। यादों के सैलाब से बाहर निकलते हुए एंडी सोच में डूब जाती है, आखिर क्वीन से मैं कहूंगी क्या? वो तो वादा करके भी क्वीन को 500 सालों तक ढूंढ नहीं पाई थी। अब हम आगे देखते हैं कि एंडी और क्वीन आमने सामने खड़ी होती है। एक पल को ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। एंडी की आंखों में पुरानी तस्वीरें तैरने लगती हैं। एंडी माफी मांगने आई थी, लेकिन क्वीन के अंदर अब वो दर्द, वो गुस्सा जमा हो चुका था। बिना किसी चेतावनी के क्वीन उसके ऊपर हमला कर देती है। अब दोनों के बीच जबरदस्त फाइट छिड़ जाती है। तलवारें टकराती हैं और भावनाएं फूटती हैं और वो रिश्ता जो कभी अटूट था अब टूटने की कगार पर होता है। इधर नाइल जो कि एंडी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक डिस्कॉर्ड को देख लेती है जो दूर से सब कुछ देख रही थी। डिस्कॉर्ड वहां से भागती है और नाइल उसका पीछा करती है। उसका पीछा उन्हें एक पुराने चर्च तक ले आता है। वहीं डिस्कॉर्ड रुकती है और बिना किसी झिझक के बोलती है, तुम यहाँ मुझसे लड़ने नहीं आई हो और मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों खास हैं। वो फिर से नाइल को उसका हाथ दिखाती है जिस पर एक रहस्यमय चिन्ह बना होता है। वैसा ही चिन्ह उसके खुद के हाथ पर भी था। डिस्कॉर्ड धीरे से कहती है, ये निशान इस बात का सबूत है कि मैं सबसे पहली अमर योद्धा हूँ और तुम सबसे आखिरी। तुम्हारे बाद इस धरती पर कोई भी नया अमर योद्धा पैदा नहीं होगा। सोचो नाइल, अगर हम दोनों साथ हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम दुनिया को बदल सकते हैं। पैसा, शोहरत, ताकत सब हमारे पास हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन नाइल चुपचाप पीछे हटती है और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल जाती है। इधर सीन कट होता है एंडी पर, जो अभी भी क्वीन के साथ हुई लड़ाई और बीते वक्त की भारी यादों से जूझ रही होती है। दूसरी ओर टीम के बाकी सदस्य अपने अगले कदम को लेकर विचार कर रहे होते हैं। तभी तुआ, जो अपनी रिसर्च में गहरा डूबा होता है, बुकर को एक अहम जानकारी देता है। तुआ कहता है, हाल ही में एक किताब में मैंने एक चौंकाने वाली जानकारी पढ़ी है। उसमें लिखा है कि अगर कोई अमर योद्धा जिसके हाथ पर निशान है किसी दूसरे अमर योद्धा पर हमला करे तो उसके सारे हीलिंग पावर्स खत्म हो सकते हैं, और अगर मरने से पहले वो अपनी सारी शक्तियों को किसी और में ट्रांसफर करना चाहे तो ऐसा भी मुमकिन है। इसी बीच टीम को एक और खतरनाक खबर मिलती है। सिंगापुर में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट को कुछ लोगों ने ओवरटेक कर लिया है। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदी बना लिया गया है और खतरा है कि वहां कभी भी भीषण धमाका हो सकता है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पूरी टीम एक बार फिर साथ आती है, लेकिन इस बार एक छोटा टेस्ट करना जरूरी होता है। बुकर जानता है कि नाइल के वार करने से अगर पावर्स वाकई ट्रांसफर हो सकती है तो इसको परखना होगा। इसीलिए वो खुद नाइल पर वार करवाने के लिए आगे बढ़ता है। नाइल की तलवार बुकर को घायल कर देती है और तभी साफ हो जाता है कि बुकर की पावर्स जा चुकी हैं। वो अब अमर नहीं रहा। बुकर तुआ को ये सब बात कंफर्म करता है कि जो तुमने किताब में पढ़ा था वो सच था। अब सब कुछ साफ है। डिस्कॉर्ड चाहती है कि नाइल उसकी टीम में शामिल हो जाए और फिर साथ मिलकर बाकी सभी अमर योद्धाओं को खत्म कर दे। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो वो शायद नाइल को भी किसी जगह फेंक देगी जहां से कोई उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब टीम फिर से तैयार होती है अपनी पुरानी लड़ाई के वॉरफेयर को, अपने पुराने वेपन्स को, अपनी रफ्तार और उस जज्बे को लेकर वापस से मैदान में उतरने के लिए। सिंगापुर के उस न्यूक्लियर प्लांट में एक भयानक भिड़ंत शुरू होती है। डिस्कॉर्ड के लोग टेक्नोलॉजी से लैस हैं। लेजर गन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैप्स, सब कुछ उनके पास है। लेकिन अमर योद्धाओं की पावर्स किसी मशीन से कम नहीं है। उन्हें गोली लगती है, तलवार काटती हैं, पर फिर भी वो उठ खड़े होते हैं। हर वार के बाद वो और मजबूत बनते जाते हैं। और जैसे ही टीम कंट्रोल रूम के पास पहुंचती है, एक सीन ऐसा आता है जहां अब सिर्फ एंडी और बुकर बचते हैं। बाकी टीम पीछे रह जाती है। अब तक बुकर की शक्तियां जा चुकी थी और एंडी के पास भी कुछ नहीं बचा था।
लेकिन तभी बुकर एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी बची हुई एनर्जी एंडी के अंदर ट्रांसफर करना चाहता है। धीरे धीरे एंडी के घाव भरने लगते हैं और वो समझ जाती है कि उसे अब पीछे नहीं हटना है। बुकर मुस्कुराते हुए कहता है, हमेशा तुम ही कहती थी ना, सबसे आगे मैं जाऊंगी, तो अब वक्त आ गया है। लेकिन एंडी अब भी हिचकिचा रही होती है। वो कहती कि मैं नहीं कर सकती, मेरे पास वो शक्ति नहीं रही है। जैसे ही बुकर एंडी को बताता है कि उसने अपनी सारी अमर शक्तियां उसको सौंप दी है, तभी एंडी के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठती है। वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। हिम्मत समेटकर वो एक बार फिर से आगे बढ़ती है ताकि दुश्मनों का डटकर सामना कर सके, जबकि बुकर वहीं रुककर बाकी साथियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि अब वो अमर नहीं रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए वहां पर तैनात गार्ड्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। एंडी सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखती है। एक ऐसा योद्धा जिसने 2000 सालों तक उसका साथ निभाया, आज हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला गया है। ये क्षण एंडी के लिए बेहद भारी था। वो खुद को रोक नहीं पाती है और दीवारों पर जोर जोर से वार करने लगती है, मगर वो दीवारें स्टेनलेस स्टील और दुनिया के सबसे मजबूत ग्लास से बनी थी। उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। हार और दुख के इस म्यूचुअल पॉइंट पर खड़ी एंडी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अब थक चुकी थी। इस सब के बीच डिस्कॉर्ड की चालें पूरे कंट्रोल में थी। वो कैमरों के जरिए सब पर नजर बनाए हुए थी। दूसरी ओर नाइल और क्विन के बीच आमना सामना हो चुका था। दोनों ही अमर और दोनों ही अपने पारंपरिक हथियारों से लैस। क्विन के हाथ में उसकी तलवार थी और नाइल के पास एक भाला। फाइट शुरू होती है और गलती से नाइल का भाला क्विन को लग जाता है और जैसे ही खून बहता है वो रुकता ही नहीं है। क्विन इसको देखकर दंग रह जाती है। उसकी अमर शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। वो सोच में पड़ जाती है कि डिस्कॉर्ड ने आखिर उससे सच क्यों छुपाया। अगर किसी चिन्ह वाले अमर योद्धा ने दूसरे पर वार किया तो उसकी पावर्स हमेशा के लिए जा सकती है। इसी दौरान बाकी तीनों योद्धाओं पर लिक्विड नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। उनकी बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो जाती है और उन्हें पैक करके हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं। एंडी किसी तरह खुद को समेटती है और नाइल और दूसरे साथियों की जान बचाने के लिए दोबारा उठ खड़ी होती है, मगर तब तक डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी थी। लेकिन एंडी को मारना उसका मकसद नहीं था। वो चाहती थी एक अंतिम मुकाबला आमने सामने, बिना किसी चाल या हथियारों की मदद से। वो हेलीकॉप्टर को ऊपर मंडराने का इशारा देती है और खुद उतरकर एंडी के सामने खड़ी हो जाती है। अब दोनों धुरंधर योद्धा आमने सामने थे। हजारों वर्षों की लड़ाइयों का अनुभव, अलग अलग कलाओं की महारत, इन दोनों को हर शैली में लड़ना आता था। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, पर एंड में डिस्कॉर्ड एक अवसर निकालती है और एंडी की दोनों टांगे काट देती है। फिर उसके पेट में चाकू घोंप देती है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाती है। इस दौरान क्वीन गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, इसलिए डिस्कॉर्ड सबसे पहले उसे अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में लेकर जाती है। वहां वो ढेरों किताबें पढ़ती है, उम्मीद करती है कि उसे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे क्वीन की शक्तियां वापस आ सके। वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या अमर शक्तियों को आधा आधा बांटा जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन घंटों की खोज के बाद भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। और आखिरकार क्वीन और डिस्कॉर्ड एक फैसला लेती हैं। अब वक्त है अपने दुश्मनों से बदला लेने का। वो अब पूरी ताकत से तैयार हैं अगले हमले के लिए। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म में काफी सारे ट्विस्ट थे, जिसमें हमें पावर ट्रांसफर की थ्योरी, नाइल का ट्रांसफॉर्मेशन और काफी नई बैक स्टोरीज देखने के लिए मिली है। ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसका एक और पार्ट आना भी बाकी है, इसीलिए कंक्लूजन तक पहुंचना अभी थोड़ा जल्दी होगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द ओल्ड गार्ड 2 की कहानी आपको कैसी लगी। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।